बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त और इस याददाश्त की पेशरफ्त ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया है और बेहतरी की बातें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद, यानी आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की तदफीन के बाद, मामलात को जल्द अज जल्द तय किया जाए। इसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल में छोटी मोटी झड़पों का सिलसिला भी जारी और सारी है और वो इन मामलात को किस तरीके से सबूताज कर सकती हैं, क्योंकि इसराइल को ये सारे का सारा मामला जो है किसी तौर पर हजम नहीं हो पा रहा और ना ही हो सकता है। इस पर हम बारहा गुफ्तगू भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो लेबनान की सिचुएशन है, इस हवाले से भी जो गल्फ की सिचुएशन आफ्टर दी वार बनी है, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही जो नायब सदर हैं अमेरिका के, जेडी वेंस, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि सदर ट्रंप किसी वाज़े मकसद के बगैर ईरान पर दोबारा फौजी कार्रवाई के हक में नहीं है। तो वो तमाम के तमाम मकासद पूरे हो चुके, अगर इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करें। और फिर इसके साथ साथ दूसरी जानिब बाकिर कालिबाफ की भी नाक़दीन के ऊपर बरहमी का इजहार है और उन्होंने कहा कि हमें बार बार ट्रंप के जुमले बोलकर तंग करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो ट्रंप मिक्स सिग्नल देते हैं वो भी हमारे साथ सामने वाज़े हैं। और फिर उनकी तरफ से इस बात का भी इजहार किया गया कि जो बातें MOU में, यानी कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में की जा रही हैं, पहले उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उनको यकीनी बनाया जाए। जो बातें अमेरिका की जानिब से की गई, जो वादे हो रहे हैं, तो तभी मुज़ाकरात जो है वो आगे भी बढ़ेंगे और मामलात जो हैं वो दुरुस्ती की तरफ भी गामजन होंगे। लेकिन इसके साथ वो भी बारहा कह चुके हैं, जिस तरह सदर ट्रंप कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं और हर वक्त हमारी जो ताकत है वो तैयार है, तो ईरान भी इसी तरह कहता है कि हमारे हाथ भी ट्रिगर पर मौजूद हैं, क्योंकि हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब डॉक्टर सलमा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। और जनाब जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और तारीख पर बहुत गहरा अबूर रखते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। डॉक्टर सलमा मलिक साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। मुज़ाकरात की बात हो रही है और पहले भी मुज़ाकरात की बेस पर बैठे हैं और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की मुस्बत पेशरफ्त के नताइज भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कहें कि छोटी मोटी झड़पें, ये हो गया वो हो गया, या लेबनान वाले वाक़े को भी हम देखें, तो ये भी सिलसिला मेरा ख्याल है, क्यों तज्ज़िया तो आपने देना है, मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। लेकिन 60 रोज़ की बात है। सवाल ये है आपके सामने कि टैक्टिकल मामलात पर दोनों के माबैन क्या फ्रेमवर्क हो सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, अव्वल तो ये है कि जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है इस सारी गेम में, इज़राइल, उसकी हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि 60 दिन का ये जो वक्फा है इसको किसी तरीके से वो मुकम्मल तौर पे सबटाज करे। और अभी खमेनाई साहब की जो फ्यूनरल राइट्स चल रहे हैं, जो कि 7 जुलाई तक मेरे ख्याल में सेरेमनीज चलेंगी कमेमोरेटिव, वो ईरान के लिए एक बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि इज़राइल तो किसी स्क्रूपल्स के ज़रिए काम नहीं करता। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत ना वो करे जिससे ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है मुकम्मल ब्रेकडाउन की तरफ ना सिर्फ चला जाए बल्कि उससे भी वर्स हो जाए। तो ये एक सबके लिए बहुत क्रूशल टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में अमेरिका की भी बहुत कोशिश होगी कि हालात ठीक रहें। ईरान अपने मॉरल स्टैंड पे खड़ा हुआ है, बट ऑब्वियसली ईरान भी चाहेगा कि जहां दुनिया के इतने बड़े बड़े हस्तियां आ रही हैं तो कोई ऐसा अनप्रोवर्ड इंसिडेंट ना हो। जहां तक रही टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो सैंक्शन लिफ्टिंग है, जिसमें रेंज ऑफ सैंक्शंस हैं और वो दे आर टू गुड टू बी ट्रू। तो लेट्स सी कि वो किस तरह कंडीशनल होती हैं, अनकंडीशनल होती हैं। फिलहाल जो मोटा टेक्स्ट है उसके मुताबिक तो अनकंडीशनल लिफ्टिंग है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ओपनिंग अप है, जिसमें जो अमेरिका ने इनिशियल फ्रेमवर्क दिया है कि टोल फ्री अनहिंडर्ड पैसेज हो, ईरान उस पर वो है, बिल्कुल राज़ी है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक तरह से साइड स्टेप किया जा रहा है, जिसकी प्रिटेक्स्ट पे वॉर शुरू हुई थी, वो था उनका न्यूक्लियर का इशू। और वो अभी सबसे, हम जब देखते हैं कि वो सबसे पीछे फहरिस्त में चीज़ पुश हो गई, क्योंकि दैट वाज नेवर एन इशू।
तो उसके ऊपर भी अमेरिका उनको कहता है कि आप कैप लगाएं, रोल बैक ना करें। और वो तो ईरान ने वैसे भी कैप लगाया हुआ था, कुछ ऐसा वो बड़ी चीज नहीं कर रहे थे। और अगर उसमें कुछ बढ़ाव आ भी रहा था तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंडर अंडर आ रहा था। सो अमेरिका नीडेड अ प्रीटेक्स्ट टू मेक दिस थिंग हैपन। तो ये इसराइल के पैमा पे तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है और इसके ऊपर आगे चलती रहेगी। और ईरान भी बहुत हद तक मुत्तफिक है जो कंडीशंस यहाँ दी गई हैं, और अमेरिका भी मुत्तफिक है। हाँ, ये है कि दोनों ममालिक अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट और मीडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हर मुल्क का आज के ज़माने में मीडिया एक्सपोजर में एक हक भी है और एक तरीका भी है। तो व्हाट वी नीड टू सी इज़ द स्टोरी इन बिटवीन। तो फिलहाल तो अल्लाह करे कि मजीद कोई ऐसा इवेंट ना हो जो कि प्रोसेस को डिरेल करे। इन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है, और अगर ये चलता रहे तो ये चीज़ बआसानी आगे चल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने टोल फ्री की बात की और इस जो टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने वाजे भी किया, सामने भी आप लेकर आई हैं, इन पे हम बारहा गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस टोल फ्री वाले में आपने कहा कि ईरान तो राज़ी है, एग्री कर रहा है, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इसमें अब एक तीसरा फरीक भी है जिसे ओमान कहते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये टोल फ्री नहीं होना चाहिए। जी, होना तो नहीं चाहिए, पर देखिए 60 डेज की विंडो में तो फिलहाल तो ईरान हैज एग्रीड टू दिस, ठीक है। तो अभी तो, और बाकी अगर हम शराइत देखते हैं तो दिस इज नॉट अ बैड थिंग। एक आइडियल या नियर आइडियल रेजोल्यूशन मीडिएशन वो होती है जिसमें दोनों फरीकैन को कुछ कुछ हासिल हो, कुछ कुछ वो लूज करें, जिसको हम इंग्लिश में विन विन सिचुएशन कहते हैं। तो अब सही। ये तो नहीं है कि हर चीज ईरान के हक में होगी, अल्लाह करे ये ऐसे हो सकता, बट अमेरिका ने अपने लिए भी कुछ रखना है, उन्होंने कुछ अपनी फेस सेविंग भी करनी है, उन्होंने अपने लिए एक पॉलिसी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बनानी है। सो दे हैव टू टेक समथिंग बैक होम। तो गिवन दिस थिंग के 60 दिनों में आपने इस चीज को इसी तरह रखना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 60 दिन की विंडो कितनी सी है, एक हफ्ता तो गुजर चुका है। जी। तो आप उसमें से माइनस कर लें तो 53 डेज रह गए, और वो भी बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। एक हफ्ता आने वाला आगे जो फ्यूनरल के कमेमोरेटिव डेज हैं वो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। और दोनों ममालिक अपने अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट की बेसिस पे ये नहीं चाह रहे कि लड़ाई में किसी तरीके की जो है बढ़ाव हो। और सही, ओमान मतलब ने ये इस सारी बात को सारी सिचुएशन में जी दोनों तरफ से कनिंग है। डॉक्टर जी साहब, मुझे जी ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जावेद सिद्दीक साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करें। जावेद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, गल्फ की सिचुएशन आफ्टर दिस वार, और क्या न्यू डेवलपमेंट देख रहे हैं, और अगर इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात देखें तो उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, तो इस बेहतरी के गल्फ पर क्या असरात देखते हैं? देखिए, ये जो मुज़ाकरात है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये शुरू से ही अदम एतमाद की फ़ज़ा में थे, मिसट्रस्ट की फ़ज़ा में थे। जी। और इसलिए ये इतना तवील अरसा लगा। पाकिस्तान ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, और मिस्र के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, और उससे बढ़कर चीन ने भी पसे पर्दा इस बातचीत को आगे बढ़ाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। अब ये फॉर्चुनेटली उनके दरमियान जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त जिसे कहते हैं, और स्विट्जरलैंड में डिजिटल सिग्नेचर्स हो चुके हैं। दोनों फरीक उसके फ्रेमवर्क के अंदर इस वक्त तक सीज फायर किए हुए हैं, अगरचे उसकी भी वायलेशन हो रही हैं। अमेरिका ने ईरान के कई अस्करी टारगेट्स को स्ट्राइक किया है, और बहुत सी और उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिससे ईरान का एतमाद जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, वो उसके ऊपर ज़र्ब आई है। ईरान शुरू से ही कहता आ रहा है कि हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं। उनका कहना है कि वो हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ब्रोकन प्रॉमिसेस, यानी ऐसे वादों के पर मबनी है जो हमेशा से वो तोड़ते रहे हैं, किसी वादे को उन्होंने निभाया नहीं। ये बदएतमादी की फ़ज़ा है, मिसट्रस्ट की फ़ज़ा है। लेकिन द गुड थिंग इज कि मामलात आगे चल रहे हैं, और दोनों फरीक
फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। जो टेक्निकल मुज़ाकरात हुए इसमें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का भी इशू है, इसमें न्यूक्लियर इशू भी है और इसमें बाकी चीज़ें भी हैं। तो एक तो बहुत नारवा बातें अमेरिका कर रहा है। एक चले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे अगर आप टोल नहीं वसूल करते उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उस पर ईरान फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन ईरान के असासे जो आपने कमिट किए कि जी हम इनको वापस करेंगे, उनके ऊपर रुकावट अभी जारी है, उसमें अभी पेशरफ्त नहीं हुई है। फिर यह है कि आप बार बार कहते हैं कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसकी जो ड्रोन्स के प्रोग्राम्स हैं और उसकी अस्करी तनसीबात हो, उस पर हमारी नज़र है। कभी अमेरिकी सदर जो है जिनके ऊपर किसी को एतमाद नहीं उनकी गुफ्तगू के ऊपर, वो एक बयान दाग देते हैं थ्रू सोशल मीडिया, हम ईरान को मिटा देंगे, इसकी फौजी कुव्वत जो है उसको ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये वो माहौल है। लेकिन अच्छी बात यह है दुनिया इस बात पे सुख का सांस ले रही है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और अभी तक ब्रेक डाउन, मुकम्मल ब्रेक डाउन नहीं आया कि जिसके नतीजे में एक दफ़ा फिर जंग शुरू हो जाए और दुनिया जो है जिसमें अब तेल की कीमतें कम हो रही हैं और दुनिया भर में जो है उस पर एक खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया। जावेद सिद्दीक साहब, आपने ब्रेक डाउन की बात की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त और इसके असरात और हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जावेद सिद्दीक साहब फरमाइएगा, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले आपने फरमाया कि इस गल्फ सिचुएशन, इसके आफ्टर दिस वॉर की सिचुएशन में पहले भी और बाद में भी, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के साथ हत्ता कि हम रशिया की बात भी करें, तो ये दोनों जो हैं इस सारी सूरत हाल में जो हैं की प्लेयर्स रहे हैं अगर इस पूरे वॉर की सिचुएशन को हम देखें। लेकिन जो किरदार रहा है वो बड़ा ही खामोश किरदार रहा है और पहले भी यही खामोश किरदार था और अभी बाद में भी जब सूरत हाल जो है मुफाहमती याददाश्तों की तरफ जा रही है और मुआहदे की तरफ जो है वो जा रही है, तब भी किरदार जो है बड़ी खामोश है। तो चाइना की आपने बात की, तो चाइना के स्टेक्स इस मुआहदे को लेकर अब क्या हैं? वॉर से पहले की सिचुएशन में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन अब उनके स्टेक्स क्या हैं? चाइना के इसमें देखें, चाइना की अगर आप पॉलिसी को देखें, फॉरेन पॉलिसी फॉर डेकेड्स, चाइना ये कहता रहा है कि वी वांट पीस विद इन एंड पीस विदाउट। हम अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अमन चाहते हैं और उन्होंने कोई जंग नहीं की पिछले कम से कम 50-60 साल में। जब से चाइना एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे उभरा है 1950 में, उस वक्त से उसने कोई एग्रेसिव हरकत नहीं की, कोई जंग नहीं की। हत्ता कि हांगकांग जो है उसके ऊपर खुद यूके ने 90s में हांगकांग जो है खुद कर दिया चाइना के। चाइना ने कोई उस पर प्रेशर नहीं डाला, कोई जंग की धमकी नहीं दी। और इसके अलावा अभी जो ताइवान का इशू है उस पर अमेरिका चाइना को प्रोवोक करता है, मुश्ताल करता है, उधर असलाह दे रहा है और उसके कई दफा जहाज जो हैं तैयारे, जो जंगी तैयारे, वो ताइवान पे परवाजें करते रहे। इन प्रोवोकेशन के बावजूद चाइना जो है वो खामोश रहा है। वो असल में तरक्की पर फोकस कर रहा है। उसका ख्याल है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है दे आर इंटरलिंक्ड और अगर पीस होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी। तो चाइना की पॉलिसी है, लेकिन वो ग्लोबल जो इस वक्त रीअलाइनमेंट हो रही है या ग्लोबली जो कुछ हो रहा है उससे लाताल्लुक भी नहीं रह सकता। उसके रीजनल और ग्लोबल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं। इसलिए वो पसे पर्दा रहकर उसने बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और रशिया ने भी किया। लेकिन चाइना ने बहुत ज्यादा किया है और चाइना ने पाकिस्तान को अश्योर करवाया। हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो और वजीर खारजा वो गए हैं, उन्होंने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात की है और उनको अश्योर करवाया गया कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाइना जो है ग्रेजुअली इस मामले में ज्यादा असर्ट करेगा, ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डालेगा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, इसके ऊपर अमल दरामद हो और मामला उस हद तक न बिगड़े
कि एक मरतबा फिर एक दूसरे पर हमले शुरू कर दें। अगरचे इसराइल और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं इस सारे एग्रीमेंट के अंदर, जिससे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई शरारत ऐसी हो जाए कि ये जो यादाश्त है इसकी खिलाफ वर्जी हो और एक दफा ये सारा खिता जंग में झोंक दिया जाए। मगर अब एक बात और भी है, वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको ये एतमाद था कि अमेरिका उनको किसी जंग की सूरत में, किसी नागहानी आफत की सूरत में, किसी जारियत की सूरत में वो उनको पनाह देगा, उनका डिफेंस करेगा, वो अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आपने हमारा क्या डिफेंस करना है, आप तो खुद अपना डिफेंस करने के काबिल नहीं है। और अब अमेरिका में ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो रही है और पेंटागन और दूसरे जो CIA वगैरह वो कहते हैं कि हम अपने अड्डे बहरीन से, इराक से, कुवैत से और दूसरी जगहों से दूर ले जाए और खास तौर पर उनका ख्याल है कि अच्छा इसराइल में जावेद लेके सिद्दीक साहब, मैं इसी हवाले से आपके सामने एक सवाल रखूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहबा से भी एक सवाल कर लूं। डॉक्टर साहबा फरमाइएगा कि ये इस सारी सूरत हाल में हमने इस जंग के बाद और फिर ये जब मामला इस मुफाहमती याददाश्त तक पहुंचा, सफ़र मुआहदे की तरफ है, बहुत सारे असरात हम देख रहे हैं और इस सारी सिचुएशन में नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं, नए इत्तेहाद भी हो रहे हैं, नए मामलात भी सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसका हम अमली तौर पे नमूना भी देखें तो यूरोप और अमेरिका इल्हाक जो है वो दम तोड़ रहा है और आखिरी जो है लम्हों पे है, दमों पे है। और इसी तरह जैसा बारहा सदर ट्रंप कहते रहे, नेटो भी कागजी शेर है। तो नई शक्ल क्या हो सकती है इत्तेहाद की, इस जानिब भी और उस जानिब भी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाइना के ऊपर कहना चाहूँगी, जैसे कि जावेद साहब फरमा रहे हैं। चाइना का सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवरेज ही नहीं था। चाइना ने पिछले कुछ सालों से अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग थर्ड फोर्स के तौर पे एज अ मीडिएटर ग्लोबल पॉलिटिक्स में मनवाया है, जिसमें सऊदी इरानियन रिप्रोचमा जो है वो उसकी एक बहुत सक्सेस स्टोरी थी। चाइना की स्टेक इस वॉर में ये थे कि जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने एक्शन किया था और बिल्कुल उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था सिचुएशन को, उन्होंने यही समझ के ईरान पे किया और दे ग्रोसली मिसकैलकुलेटेड। और बेसिकली तो इंटरेस्ट ना वेनेजुएला को छेड़ने का था ना ईरान को छेड़ने का था, इंटरेस्ट था। खैर, ईरान के मामले में तो इट वॉज लाइक एक ही तीर से दो शिकार कर लें। वो चाइना की जो रिसोर्स बेस थी उसको हिट करना चाहते थे। और चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिक साइलेंट स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया है। और वो उसकी जो प्रूडेंस जावेद साहब कह रहे हैं, उसकी वो प्रूडेंस और उसकी जो एक्यूमेन है वो बहुत खुल के सामने आती है कि उन्होंने जाहिरियत भी नहीं की, उन्होंने खित्ते में अमन को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया और सपोर्ट करते हुए इस तरह की इंटेग्रल जो है रोल प्ले किया, जिससे ये वॉर जो है एक बहुत अगली शक्ल इख्तियार करने से बच गई। जहां तक रहा यूरोप का, यूरोप में एज वेल एज मीनाप रीजन में, जो अब हम कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, इसमें जो अमेरिका के इत्तेहादी और इलाकी ममालिक थे उनमें बहुत हद तक ये कॉन्वर्सेशन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं आए तो हम फिर क्या करें। सो अब वो कौन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, किस तरह से हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल ईरान की वॉर से पहले जब यूक्रेन में एग्रेशन हुई थी और अमेरिका ने यूरोप को बहुत ज़्यादा पुश किया था, तो वो तब से उठना शुरू हो गया था। और अब वो चीज़ बहुत खुल के सामने आ रही है। बल्कि अमेरिका का मेरे ख्याल में जो इस वॉर में एक सबसे बड़ा सेटबैक था वो यही था कि हम इस वॉर में आगे जाएंगे, हम मंत्रा इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन राइट्स का और ईवल रिजीम का, वही जो सारी घिसी पिटी कहानी है जिसके जरिए कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी किसी और मुल्क में ये एग्रेशन कर चुके हैं, हम वो कहानी इस्तेमाल करेंगे और यूरोपियंस जो हैं वो अपनी बंदूकें उठा के भागते चले आएंगे, या सऊदीज जो हैं या अरब ममालिक ब्लैंक चेक साइन कर देंगे कि चलो तुम ये वॉर हमारे पे आप पे लड़ो। तो जी अब वो इस तरह नहीं है और ये बहुत बहुत बड़ी
तरीके से खुल के एक्सपोज होकर सामने आई है कि अमेरिका इज प्लेइंग सेकंड फिडल टू द इजरायलीज, और तमाम ममालिक को, और इसमें तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि इजरायलीज के साथ या इजरायली रिजीम के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। सो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो बहुत सारे ममालिक जो कि पहले न्यूक्लियर ऑप्शन का नहीं सोच रहे थे, वो अब न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। हर मुल्क जो है अपने लिए स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल डिटेरेंस और सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तलाश में निकला हुआ है, एंड दे आर लुकिंग एट ऑप्शंस अदर देन द यूएस। बल्कि अपने इंडिजिनस ऑप्शंस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है कि अमेरिका हमारे लिए वो नेट सिक्योरिटी प्रोविजन नहीं कर सकता जो कि उसने, जिसकी वजह से उसने नेटो बना के हमें अब तक वो नेटो की काव को मिल्क करता रहा है। सो दे स्टैंड वेरी मच एक्सपोज्ड। और अगर हम पाकिस्तान किसी ज़माने में ये बात बहुत ज़्यादा करते थे, और अभी भी इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ट्रांजैक्शनल होते हैं, तो अब यूरोप में भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत ट्रांजैक्शनल हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उस चीज़ को ज़्यादा भाव देते हैं जिसमें उनकी अपनी पर्सनल बढ़ाव और साथ साथ अमेरिका का इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा हो। टेरिफ्स की तरफ कॉन्वर्सेशन है, जो ब्रेटन वुड सिस्टम था वो फेल हो रहा है। तो इसमें जो एक रिवाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्डर निकलेगा, तो कौन सा मुल्क अपने आप को किस तरह से फिर से रीएमर्ज कर सकता है, रशिया के साथ ताल्लुकात को कैसे रीअलाइन कर सकता है ताकि वो आराम से रह सकें, बजाय इसके कि मुकम्मल इस शैडो में रहें कि हम लोग अमेरिका के सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब यूरोप में बहुत इस पे कॉन्वर्सेशन हो रही है, और बहुत सोच समझ के कॉन्वर्सेशन हो रही है। कोई नी जर्क इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि इन ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो जो एक फसाड था कि हम अमेरिका के वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा हैं, तो वो बात उस तरह ही है। और हमें एट द एंड ऑफ द डे, जिसकी बुनियाद पे 1950s में यूके ने और फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर पोटेंशियल बनाया था, तो बाकी ममालिक भी सोच रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सही। अब बात जो है वो सिक्योरिटी पर आन पहुंची है। जावेद सिद्दीक साहब फरमाइएगा, आपने अड्डों की बात की और पेंटागन के हवाले से भी आपने कहा, तो अमेरिका की तरफ से तो ये बयान जारी कर दिया गया कि गल्फ स्टेट से अड्डे निकाल लिए जाएंगे, लेकिन क्या गल्फ स्टेट भी खुद ऐसा ही चाहती हैं? क्योंकि जिस तरीके से गल्फ स्टेट की तरफ से भी बारहा सवाल उठाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी जो स्टेट्स ऐसी हैं जो अमेरिका की तरफ देखती हैं। ये ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इस पूरी 50-60 साल की तारीख में अमेरिका ने ही गल्फ कंट्रीज को, जो ऑयल रिच कंट्रीज है, उनको ये यकीन दिलाया था कि आपकी सिक्योरिटी जो है उसके जिम्मेदार हम हैं, और उनको कन्विंस किया था कि हम यहाँ पर अपने फौजी अड्डे और अस्करी तनसीबात यहाँ पे कायम करेंगे, और वी विल सिक्योर योर इंटरेस्ट, सिक्योर योर सॉवरेनिटी, और आपकी आज़ादी को हम महफूज रखेंगे। लेकिन जब वक्त पड़ा, ख़ासतौर पर जो हाल ही में ईरान अमेरिका जंग हुई और इसराइल भी उसमें आया, जॉइंटली उन्हें स्ट्राइक किया ईरान को, तो ईरान ने जो रिटेलिएशन की है या जो जवाबी इक़दाम किया है, उससे अमेरिका और गल्फ कंट्रीज का जो ये डिफेंस का एक अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट था, वो एक्सपोज हो गया। उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज जो है, कमजोरियां खुल के सामने आ गई हैं। आपने देखा बहरीन में, इराक में, कुवैत में, इवन टू सम एक्सटेंट सऊदी अरेबिया में, और दूसरे मुल्कों में जो अमेरिकन अड्डे थे, कतर में भी उनको ईरान ने बहुत ही एक्यूरेटली निशाना बनाया। और अब जो असेसमेंट हो रही है पेंटागन में, CIA में, और उनकी वजारत जंग जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, उसके अंदर जो असेसमेंट हो रही है, वो तो बड़ी दिल दहला देने वाली है अमेरिका के लोगों के लिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है उनको ईरान के जवाबी इक़दामात में, और जो काउंटर स्ट्राइक्स की हैं ईरान ने इन ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर, और कितने जहाज तबाह हुए, कितने शिप्स को नुकसान पहुंचा है, और जो उनकी मिलिट्री तनसीबात थी उनका भी उसने कबाड़ा करके रख दिया। सो ये बातें अब तय हो चुकी हैं, और आपने खुद कहा, मैंने भी अर्ज किया था कि अब वो यहाँ से ये अड्डे
किसी और तरह मुंतकिल करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा इस वार की एक जो पहलू है, एक डायमेंशन है, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि ईरान ने, जो कि एक बहुत बड़ी पावर नहीं था, उसके ऊपर 40-45 साल से सैंक्शन लगी हुई थी, उसके को वेपन नहीं दिए गए, उसको खुलकर ट्रेड की इजाजत नहीं थी, टेक्नोलॉजी उसके लिए शजरे ममनुआ थी। इसके बावजूद उसने एक बहुत ही मिडल पावर की हैसियत से इनको कहते हैं चने चबवा दिए और ये अपना मिलिट्री माइट लेके फिरते रहे और उससे वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। और खुद अमेरिका में ये बहस चल रही है कि इसका क्या फायदा हुआ ईरान पर हमला करने का, जबकि हम अपनी मिलिट्री का पोटेंशियल जो है उसको सही इस्तेमाल नहीं कर सके और ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो इट इज स्टिल इंटैक्ट। अब सवाल ये होता है, जावेद साहब माजरत के साथ ब्रेक पर जाना पड़ा है, वापस यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, अमेरिका ईरान सूरत हाल। जावेद सिद्दीकी साहब अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जो हम सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि यहाँ से निकल जाने के बाद अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर निकलता है, क्योंकि अभी तो बात हो रही है, तो अड्डे कहाँ कहाँ मुंतकिल किए जा सकते हैं, और अगर इजराइल ही होगा तो इजराइल तो सबसे बड़ा स्पॉइलर है। देखिए उसके पास जो ऑप्शंस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में वो बहुत अब लिमिटेड हो गए। मेरा अपना ये ख्याल है कि इराक उसको कभी भी किसी अड्डे की इजाजत नहीं देगा और कतर भी इसके ऊपर नजरसानी कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो कम अज कम बड़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि हमें आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और आपने जैसे कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रेप्रोशमा उसके ऊपर बातचीत हो रही है। चाइना ने इनके दरमियान जो बहुत शिद्दत से मुखासमत थी या उनकी मुखालफत थी वो उसको नरम कर दिया, ख़त्म कर दिया। दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कायम कर लिए और इस जंग के दौरान भी उनके दरमियान बातचीत जारी रही, राब्ते जारी रहे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई। ईरानी सदर और मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरेबिया के, उनके दरमियान भी गुफ्तगू हुई है। तो अब लगता ये है तो जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट के लिए बनेगा या गल्फ कंट्रीज के लिए बनेगा लेड बाय सऊदी अरेबिया, मेरा ख्याल है उसमें ये जरूर कंसिडर होगा कि ईरान के साथ कोऑपरेशन के जरिए इस खित्ते की सिक्योरिटी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। और इस पे अंदरून खाना बातचीत हो रही है, चल रही है। अमेरिका की रिलायबिलिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जीरो पे चली गई है और उन्होंने अपना जो मिलिट्री माइट यहाँ रखा हुआ था, जो भी उन्होंने रखा हुआ था, उसको ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से, ड्रोन्स, जो कि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का ड्रोन जो है उसको ईरान के एक सस्ते कम कीमत वाले ड्रोन ने तबाह बर्बाद कर दिया। इनका ख्याल था कि ईरानी मिसाइल का एक लिमिटेड स्टॉक है और ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएगा। इन्होंने उनके स्टॉक्स पर हमले भी किए, स्ट्राइक्स भी की, लेकिन ईरानी मिसाइल्स का ना स्टॉक खत्म हुआ ना उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो मुतासर हुई। और ये सारी जावेद साहब ये सारी मिस कैलकुलेशंस थी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ है। डॉक्टर साहिबा से भी आखिरी पॉइंट लेना चाह रहा हूँ। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जावेद साहब ने अभी कहा कि ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है नया बन रहा है और ये लेड बाय सऊदी अरेबिया हो सकता है, कितना इत्तफाक करती हैं? और साथ ये भी बता दीजिए कि हालिया तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जो उनके हम मनसब है उनके साथ सिक्योरिटी की जो मुफाहमती यादाश्त है उस पर भी दस्तखत हुए हैं, तो पाकिस्तान का रोल और सऊदीया पाकिस्तान पर कितना इन्हिसार कर रहा है मुस्तकबिल के हवाले से? जी, पाकिस्तान का रोल बहुत इंटीग्रल है। पाकिस्तान ने 2025 मई से मार्का हक के बाद अपना आप को एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बेस्ड
कंट्री के तौर पे सामने लेके आया है। फॉर्मिडेबल डिफेंस है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत राइटफुली मनवाया है कि हम अपने ज़ोर बाजू से, ज़ोर ताकत से हर नाजायज़ चीज़ का बड़े तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। साथ जो दूसरी चीज़ है, ये जो भी हमने मफाहमत करवाई और इस MOU के ऊपर पाकिस्तान का सिग्नेचर है, हमारे नाम से ये MOU सामने आए, तो हमारा डिप्लोमेटिक एक्यूमेन भी, तो हमारे दो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फुलफिल करें। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक माहिदा था, डिफेंस एग्रीमेंट SMDA जो है, और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने मजीद सऊदी अरब के साथ किया है। बट अगर हम इरानियन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने बड़ा प्रूडेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान के साथ मिलके इस वॉर को डिफ्यूज करने में। तो और अगेन चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने लेके आए तो इस खित्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ब्लॉक इमर्ज कर सकता है, जिसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस असाइड कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बहुत एक अच्छी यूनियन कायम हो सकती है। और वो अगर कॉमन इंटरेस्ट इकोनॉमिक बेस्ड हैं, जिसमें चाइना का BRI एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर होगा, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का SMDA जो है वो ऐसी खारजी ताकतों के खिलाफ तकवीत पहुंचाएगा इस माहिदे को या इस अलायंस को, जो कि इस खित्ते को हर वक्त टारगेट करने पे तैयार हैं। तो इन वेरी आइडियल टर्म्स दिस कैन कम अप वेरी वेल। हावेवर इसराइल कभी ऐसी चीज़ होने नहीं देगा। वो एक स्पॉइलर के तौर पे यहाँ भी कोशिश करेगा। ये तमाम ममालिक अगर अपनी इकोनॉमिक्स पे गौर करते हैं तो पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। पाकिस्तान के पोर्ट्स बहुत कलीदी हैं। चाइना के साथ मिलके ये तमाम ममालिक एक सही, इकोनॉमिक इस यूनियन, सारी इकोनॉमिक सूरत कॉरिडोर हाल ऐसा बना में डॉक्टर सकते साहब, हैं इस सारी जो सूरत बहुत हाल में बेहतर है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी है। माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। दोनों शख्सियात का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर सलमा मलिक साहब हमारे, जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ रहे और अपने सूदमंद जो तज्जिया है उससे हमें आगाह भी किया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।